नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीवर रेस्क्यू के बारे में। सीवर में रेस्क्यू किस तरह से किया जाना चाहिए, किन किन सामानों की हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या हमें वहाँ पे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यानी रेस्क्यू के दौरान हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी सावधानियाँ हमें वहाँ पे बरतनी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीवर रेस्क्यू प्रिकॉशंस। सावधानियाँ, प्रिकॉशंस का मतलब होता है क्या क्या सावधानी वहाँ पे लेनी होती है। आप रोकथाम के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रोकथाम करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। देखो यहाँ पे सीवरेज शब्द मैंने लिखा है, लेकिन ये सीवर की जो रेस्क्यू है वो एक कंफाइंड स्पेस के अंदर आती है। कंफाइंड स्पेस का ही पार्ट है सीवर रेस्क्यू, ठीक है। तो कंफाइंड स्पेस के बारे में मैंने पहले थोड़ा बताया भी है और ये सीवर के बारे में स्पेशल बता देता हूँ, क्योंकि कंफाइंड स्पेस है वो कंपनियों में ज़्यादातर होता है। तो उस पर एक कमेंट आया था कि सर मैं एमसीडी में जॉब करता हूँ, बोलता हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राज्य अग्निशमन सेवा में वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल बनाया है। और हो सकता है कंपनी वालों को भी अपनी कंपनी से बाहर भी इस तरह का रेस्क्यू करना पड़ जाए तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, चाहे आप कंपनी में किसी भी कन्फाइंड स्पेस के रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी सीवर में जा रहे हैं, गटर में, ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि 2 आदमी ही जाए, सिंगल आदमी नहीं। आप हमेशा 100% कोशिश ये करो कि 2 पर्सन ही रेस्क्यू करे, सिंगल ना हो, ठीक है। और अब वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का होल है, किस तरह का अंदर तंगबंद जगह है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि 2 आदमी जाए, ठीक है। अब हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें BA सेट की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तभी दूसरे का रेस्क्यू कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए हमारे पास BA सेट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है दूसरे नंबर पे स्मोक एग्जॉस्टर। स्मोक एग्जॉस्टर से ही समझ गए होंगे, एग्जॉस्ट फैन, और भी सिंपल बता देता हूं। यानी अंदर में जो स्मोक वगैरह भरा हुआ तो उसको निकालना जा सकता है, तो उसको निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर हम किसी गटर में कर रहे हैं रेस्क्यू, तो कोशिश कीजिए, देखो ये सीवर है, सभी को पता है लगभग 30 से 50 मीटर पे एक होल मिलता है, मैन होल जिसको बोलते हैं हम। तो अगर पॉसिबल है ना, तो कोशिश करो कि 2 होल ओपन करके रखो, 2 मैन होल, जो ढक्कन बोलते हैं ना शिविर के, 2 ढक्कन, उसको खोल के रखो। और भी पॉसिबल है तो 3 को खोल दो। अब बोलेगा पूरी लाइन को मत खुलवा देना, अभी मन में यार होगा धीरे धीरे करके तो पूरी लाइन को खुलवा देंगे। तो उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पे सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूं, ये जो चीजें मैंने लिखी ना, देखो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो चीजें, ये सीरियल जो मैंने लिखा है वो खाली आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ये सीरियल वाइज स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड है ये अपने आप में स्टैंडर्ड है, सीरियल में स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन जो ये चीजें मैंने लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैन होल की।
मैन होल में सीवर दो है, वो सभी को पता कि वनस्पतियों के सड़ने से गैस, ऑयल एंड गैस का जन्म हुआ है। यानी गैस और क्रूड ऑयल वो वनस्पतियों के सड़ने से ही बना है, सभी को पता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ गोबर गैस का या बायोगैस का। ठीक है, गोबर गैस बहुत ही पुराने टाइम में, अब तो शायद ही कहीं पे होगी। तो गोबर गैस जो होती है ना, वो कैसे बनाते थे हम? एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर गोबर डाला, उसमें पानी डाला, फिर वो कुछ दिनों बाद सड़ जाती थी। वो सड़ने के बाद गैस बनती थी और उससे हम खाना पकाते थे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले वो चीज सड़ी, बंद थी, पानी डाला, गोबर डाला, उसके बाद वो सड़ी, फिर गैस बनी। और गैस भी कौन सी बनती है? CH4, मीथेन। जो नेचुरल गैस होती है वो इथेन मीथेन ही होती है। और जो सीवर में, गटर में जो गैस पाई जाती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन पाई जाती है। आप 80% ये मान के चलना कि गटर के अंदर मीथेन होती है। क्योंकि वैसे ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, अब शहरों में जो लेटरिंग करते हो कहां जाती है? सीवर में। कहीं पर रोड पे गोबर किया, कहां जाता है? सीवर में। डॉगी ने पोटी कर दी, कहां जाती है? सीवर में। वॉशरूम कर रहे, कहां जाता है? सीवर में। नालियों का कचरा कहां जाता है? सीवर में। अब वो सारी चीज वहां पे इकट्ठी होगी ना, तो वहां पे गैस उत्पन्न होगी, वहां पे मीथेन गैस बन जाती है। अब उसके अंदर गैस है। अब आप बोलोगे मीथेन गैस तो जहरीली होती ही नहीं है, फिर हमें BHF लगाने की क्यों जरूरत है? वो तो ज्वलनशील है। तो एक बात हमेशा याद रखना, आदमी ऑक्सीजन से भी मर जाता है। आदमी ऑक्सीजन से भी मर जाता है। अब आप बोलोगे आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बोल रहा आदमी ऑक्सीजन से मर जाता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से जब ऊपर क्रॉस कर जाओगे आप तो वो डेथ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हद से ज्यादा अगर ऑक्सीजन मिल गई ना तो हमारे फेफड़े वैसे ही ब्लड फट जाएंगे, दम घुटने लगेगा, आदमी वैसे ही मर जाएगा। कम में भी घटेगा और ज्यादा में भी, एक लेवल में ही वो रहना जरूरी है। और गैस कोई भी है वो अपने आप में आदमी को मारने की हिम्मत रखती है। हद से ज्यादा LPG किसी ने इनहेल कर ली, सूंघ ली, तो भी आदमी मर जाएगा। हद से ज्यादा नाइट्रोजन होगी, आदमी को सफोकेशन होगा, तो भी आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। और इसीलिए मैं यहाँ पे गटर को खुलवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें रेस्क्यू करना है यहां से, ठीक है, ये पूरी लाइन है, ये मान के चलो कि पूरी गली में 3 मैन होल है और हमें बीच वाले से रेस्क्यू करना है। तो कोशिश कीजिए कि दोनों साइड के मैन होल खोल दो। उस और थोड़ी देर के लिए आप इस पे, यहां पे देखो, आपने मैन होल तो खोल दिए, वहां पे आपको इंडिकेट करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैन होल खुला पड़ा, नहीं तो कोई आएगा उसी के अंदर घुस जाएगा, एक और रेस्क्यू करो। फिर या तो आप वहां पे आदमी खड़ा करो या फिर उसकी बैरिकेडिंग करो। ये प्रिकॉशंस आपको दोनों साइड ही लेना है, ऊपर से इसके यहां पे भी, तीनों पे ही लेना है ये चीज। ये 2 खोलने से क्या होगा, इसके बीच की जो गैस है ना वो निकल जाएगी। एक तो मीथेन गैस होती है, ऊपर से CO भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, आदमी को उल्टी आती, चक्कर आता है और बहुत ही ज्यादा होने पे वो मर भी जाता है, जैसे मैंने भी बताया। ठीक है, तो ये गैसें यहां से निकल जाएगी। और ये तो आपने खोल ही रखा क्योंकि रेस्क्यू यहीं से करना है, तो वहां पे गैस की जो मात्रा थी ना वो कम हो जाएगी और खतरा और भी कम हो जाएगा। इसलिए आपको मैन होल को खोल के रखना है। अब यहां पे जब आदमी अंदर गया है ना, तो यहां पे और भी एक बंदा बैठा के रखना है, होल वाचर जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये था। अभी अगर स्मोक एग्जॉस्टर नहीं है तो आपको ये चीज यूज करना है।
अगर ये भी अवेलेबल है और ये भी है तो दोनों को मिक्स करा के और जल्दी हो जाएगा, और भी अच्छी प्रिकॉशन हमें मिलेगा और ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड, फ्लेम प्रूफ लाइटिंग। आपके पास एक आप शिविर में ही छोड़ो, शिविर में तो छोड़ो, अगर आप फायर एंड सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं ना, रेस्क्यू से रिलेटेड कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो हमेशा फ्लेम प्रूफ होना ही चाहिए। हमारे पास जितनी भी लाइटें होती है ना, हमेशा फ्लेम प्रूफ का ही प्रयोग करना चाहिए। अब फ्लेम प्रूफ क्यों करना है, इसमें अंदर क्यों लेके जाना है, मैंने बताया कि इसके अंदर मीथेन गैस होती है और वो ज्वलनशील होती है, वो उसी की स्पार्क से हीट पा करके वो वहीं पे जलना स्टार्ट हो गई, एक्सप्लोजन भी कर सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, रेस्क्यूअर भी मे भी डेथ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैन होल ओपन एंड वॉचिंग। जैसे मैंने अभी बताया था, मैन होल ओपन करके रखने हैं और वॉचिंग, यहां पे मैं होल वॉचर भी बोल सकते हैं हम, यानी इस होल के ऊपर आपको कंटिन्यू नजर रखनी है कि हमारा बंदा यहां से रेस्क्यू करने गया है, तो उसके कोशिश हो तो उसके संपर्क में रहो, बीच बीच में बातें करते रहो, मिल गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि हमें यह पता लगता रहे कि हमारा जो बंदा रेस्क्यू करने गया है वो सेफ है और वो कुछ ना कुछ कर रहा है वहां पे। किसी भी तरह से उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करो। अब ये नहीं कि कंटिन्यू लगी रहे हो, उसको भी कुछ करने दो, थोड़ा थोड़ा गैप देके, एक एक दो मिनट का। या ये भी पूछ सकते हैं, हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह से पूछ सकते हो। भाई कुछ किसी चीज की जरूरत है, कुछ और सामान चाहिए, इस तरह से बात करते रहना है। ठीक है, तो होल वॉचर का ये काम है। दूसरा, बंदा लाइफ लाइन लगा करके जाएगा, उसका भी कंटिन्यू वॉच करते रहना वॉचर का काम है। उसके बाद अब आता है डू नॉट स्मोक। अब डू नॉट स्मोक बोले तो आप बोलोगे ये कौन सा पेट्रोल पंप है, यहाँ पे डू नॉट स्मोक लिख दिया। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब देखो हमने यहाँ पे होल खोल रखा है, ठीक है, अब वो गैस कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी ना। अब बाहर निकलेगी तो आसपास में किसी ने सिगरेट या बीड़ी पीने के लाइटर चलाने की कोशिश की तो क्या होगा, वो गैस के संपर्क में आने से आग लग जाएगी, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसके पास में बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं करने देना है। उसके बाद आता है सीपीआर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी उसके बाद हमें बंदा निकाल लेना है। अब वो बंदा निकालने के लिए यहाँ पे एक नोट का प्रयोग होता है, रेस्क्यू नोट, जिसको बो लाइन बोलते हैं। बो लाइन नोट का प्रयोग होता है और कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और कहीं भी आप फिजिकल वगैरह देने जाते हो ना, तो वो बोलते हैं कि आपको टनल से रेस्क्यू करना है और नोट के साथ करना है, रेस्क्यू नोट के साथ। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे कौन सी नोट लगेगी। अगर टनल में या गटर में करना तो बो लाइन लगेगी, और उसके बाद अगर सीधा खड़ा है तो चेयर नोट के माध्यम से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये भी ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं परिस्थिति के अनुसार, वरना बो लाइन तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, उसके बाद बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, तुरंत बंदे को सीपीआर देने की कोशिश करो, कृत्रिम सांस देने की कोशिश करो। और अब यहां पे क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये नहीं करना सीधा उसमें लग गया, आपके पास एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हो, आप अपने आप ही डॉक्टर बन रहे हो। भैया हमने फर्स्ट एड का कोर्स जरूर किया, लेकिन हम डॉक्टर थोड़ी हैं, समझ रहे हो ना बात। मानता हूं हमने फर्स्ट एड का कोर्स किया है, हमारे पढ़ाया भी गया है, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। अब इसको बाहर निकालो, एम्बुलेंस खड़ी है तो डायरेक्ट एम्बुलेंस में डालो, और साथ में उसके जो बंदा फर्स्ट एडर है, जो फर्स्ट एड की अच्छी जानकारी रखता है, उसको साथ में भेजो, एम्बुलेंस चलती रहेगी और उसको सीपीआर का प्रोसेस भी चलता रहेगा। ठीक है, तो सीपीआर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइज कर देना यानी हॉस्पिटल में भेज देना है। अब सिचुएशन ये भी देखी जाती है, हमारे पास तो एम्बुलेंस है ही नहीं, तो कोशिश करो कि दूसरी या हमारी फायर की गाड़ी भी हो सकती है, हम उसी में उसको लेके जा रहे हैं, साथ में सीपीआर भी दे रहे, गाड़ी चलती जा रही है हॉस्पिटल की तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखो जब हम
रेस्क्यू के लिए अंदर जा रहे होते हैं ना, कोशिश करो कि अपनी स्किन पे खुजली मत करो। कई बार होता है कि अंदर जाके खुजली हो जाती बॉडी में, तो खरोचने की कोशिश करते हैं हम, तो खुजली नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ का जो और भी वेस्टेज है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स उसके अंदर हो सकते हैं, तो आपकी स्किन को अंदर तक अफेक्ट करेंगे। अगर खुजली हो रही है तो ऊपर ही हो रही है ना स्किन के, अंदर तो नहीं गई है। अब उसको खुजाएंगे तो खुजाने से क्या होगा, ऊपर की परत नरम आ जाएगी और वो जो केमिकल्स है वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो खुजाने की कोशिश नहीं करनी है। उसके बाद रेस्क्यू करने के तुरंत बाद आपको नहाना भी जरूर है, अच्छे से लाइफबॉय या डिटॉल या अदर सॉल्यूशन के साथ में जो अवेलेबल है उससे आपको नहाना भी है। तो ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हौसला बढ़ जाता है, ठीक है। और अच्छे से और भी अच्छी वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज तक की वीडियो यहीं पे खत्म। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।